हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे। उसमें देखो नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। हमने लास्ट टाइम मोलैलिटी पढ़ा था। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। देखो नेम इंप्लाई कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मोल। फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ वन सब्सटेंस इन मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर एक सब्सटेंस के मोल का जो फ्रैक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन। हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट हमारे पास मिक्सचर है ए और बी का। ए और बी दो सब्सटेंस है हमारे पास और इनका मिक्सचर है। एक मैं टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे Na, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ऐसे ही हम लिख रहे हैं Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इन मिक्सचर। भाई Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो भाई मिक्सचर किन का है? दो का, ए और बी का। अब जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल होंगे Na प्लस Nb। भाई मिक्सचर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मोल हैं वो दोनों के नंबर ऑफ मोल का सम के बराबर होगा। अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लो ए का, अगर मान लो हमें मोल फ्रैक्शन काउंट करना है ए का, एक्स ए जो है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स में ए के कितने मोल का फ्रैक्शन है। तो ये काउंट करने के लिए आप करोगे Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स में ए का जो फ्रैक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऑन द सेम बेसिस यू कैन काउंट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विच इज इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। और ऐसे ही बी के लिए आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन है भाई, टोटल मोल फ्रैक्शन जो है XA प्लस XB, ये हमेशा क्या आएगा? 1। आपके पास मिक्सचर चाहे 2 का हो, चाहे मिक्सचर 3 का हो, या मिक्सचर कितने भी सब्सटेंस का हो, जो टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है वो हमेशा किसके इक्वल आती है? 1 के। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास 3 का मिक्सचर है, A, B और C का मिक्सचर है हमारे पास। तो ऐसे ही Na, Nb, Nc, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखना है तो ये इक्वल आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc। यू कैन राइट सेम XB, Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसे ही XC जो है ये इक्वल आएगा Nc डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। आप तीनों का मोल फ्रैक्शन लिख सकते हो। अब देखो जो टर्म है वो क्या है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन है दैट इज XA प्लस XB प्लस XC, वो हमेशा क्या आएगा? तो ये है टर्म बच्चों मोल फ्रैक्शन, जो हम फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स को यूज़ करके। अब इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल है। अब देखो मान लो लेट हमारे पास, वो हमारे को ये कह रहा है कि हमारे पास 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन है वो हमारे पास कह रहा है।
और फिर वो हमारे को ये कह रहा है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। आपको क्या करना है, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। भाई 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन हम मान लेते हैं एक्वस है। एक्वस का मतलब है कि अगर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। अब परसेंटेज नहीं बताई हुई तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि आपने फिर परसेंटेज को क्या मान के चलना है, हमेशा वेट बाय वेट। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले परसेंटेज सोल्व करो। तो भाई उसने हमारे को ये कहा है 20% ग्लूकोज है, वेट बाय वेट है। भाई पहला W किसके लिए था, सोल्यूट के लिए, दूसरा W किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। तो अब सॉल्यूशन ग्राम में है तो हम ये लिखेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 20% क्या है, ग्लूकोज, मतलब 20 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज, और फिर 80 ग्राम क्या होगा, वाटर। क्योंकि सॉल्यूशन क्या ले रखा है हमने, एक्वस, तो जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, वाटर। अब ये क्या आ रहा है हमारे पास, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज और ये हमारे पास क्या आ रहा है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये गिवन मास ऑफ सोल्यूट आ गया ग्लूकोज और ये आ गया हमारे पास गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर। अब देखो जो नंबर ऑफ मोल्स है, भाई नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करते हैं तो वो हम लिखते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय में मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6, C6H12O6। भाई कार्बन का जो मास है वो होता है 12, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1। तो जब आप इसका मास निकालोगे तो इसका मोलर मास आएगा हमारे पास 180। आप फाइंड कर सकते हो, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इसके जैसे। इसके बाद वाटर का जो मास आता है वो आता है 18। तो ये मोलर मास वाटर का है हमारे पास, मोलर मास ग्लूकोज का है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल रहे हैं हम, गिवन मास डिवाइडेड बाय में मोलर मास। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ग्लूकोज के, C6H12O6। तो गिवन मास कितना है ग्लूकोज का, 20, डिवाइडेड बाय में मोलर मास कितना है, 180। तो ये हमारे पास आ गया 1/9। अब आप सेम बेसिस पे वाटर के लिए निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वो इक्वल आएगा, गिवन मास ऑफ वाटर कितना है, 80। देखो सोलवेंट वाटर है, वाटर का मास कितना है 80, इसका मोलर मास कितना है 80। तो आप सोल्व कर सकते हो 40/9। तो ये आपके पास आ जाएगी टर्म 40 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। भाई अगर अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है C6H12O6 तो ये इक्वल आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ग्लूकोज के मोल कितने हैं, 1/9 प्लस 40/9। आप सोल्व कर सकते हो, 1/9 इंटू एलसीएम लोगे 9 आ जाएगा तो 41/9 आएगा, तो 1/41 और आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आप सेम बेसिस के ऊपर फिर अब हमने पढ़ा था कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन है वो 1 है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है वो 1 है। अगर आपको ग्लूकोज का पता है तो आप वाटर का काउंट कर सकते हो, या अगर वाटर का काउंट कर लिया पहले तो फिर ग्लूकोज का काउंट कर सकते हो। तो आप ऐसे टर्म्स को यूज़ करके मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। अब देखो इसके बाद एक टर्म आती है मास फ्रैक्शन।
मास फ्रैक्शन। देखो नेम ही इंप्लाई कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मास। इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ वन सब्सटेंस टू टोटल इन मिक्सचर। भाई टोटल मास का जो फ्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस का होता है उसको हम क्या कहते हैं? मास फ्रैक्शन। तो भाई अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं मास फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन की तरह ही ये इक्वल आएगा मास ऑफ सब्सटेंस इन मिक्सचर टू टोटल मास ऑफ मिक्सचर। भाई अगर किसी का भी आपको मास फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे? उसका मास रखोगे मिक्सचर के अंदर, डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दोगे। अब वापस से भाई क्वेश्चन, भाई 20% ग्लूकोज है, सॉल्यूशन एक्वस, वेट बाय वेट, आपको मास परसेंटेज निकालना। अगर मान लो आपको मास परसेंटेज फाइंड करना है, तो अब इस केस के अंदर फिर वापस से टर्म को वैसे ही सॉल्व करो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम तो है ग्लूकोज और बचा हुआ जो 80 ग्राम है ये हमारे पास होगा वाटर, क्योंकि हमने सॉल्वेंट जो है वो वाटर लिख रखा है। अब अगर आपको मास फ्रैक्शन निकालना है, मान लो मास फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का, तो वो इक्वल होगा, देखो मास ऑफ सब्सटेंस इन मिक्सचर, ग्लूकोज का निकालना है तो ग्लूकोज का मास रखोगे 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, टोटल सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास मिला के कितना है 100, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/5। तो मास फ्रैक्शन कितना आ जाएगा ग्लूकोज का 1/5। बाकी बचा हुआ मास किसका होगा? हमारे पास वाटर का। ठीक है जी। अब देखो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है। देखो बच्चों कई बार ना क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि वो हमारे को ये कह देगा कि भाई मोलैरिटी ये है और मोलैलिटी फाइंड करो, तो उस टाइम पे आपको ये रिलेशन यूज़ करनी है। तो टॉपिक है नेक्स्ट हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। भाई मोलैरिटी और मोलैलिटी के अंदर क्या रिलेशन है? अब देखो मोलैरिटी का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं या डेफिनेशन लिखते हैं तो मोलैरिटी का मतलब क्या है? m मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे ये जो कैपिटल M है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैरिटी को। भाई मोलैरिटी की डेफिनेशन भी यही थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इस केस के अंदर मान लो कि मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, वो हमारे को ये कह रहा है 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो भाई इसका मतलब क्या है? 2 मोल्स ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में H2SO4 के कितने मोल हैं? 2 मोल। और H2SO4 यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, किस फॉर्म में है? सॉल्यूट की फॉर्म में है। तो भाई इसका मतलब क्या है कि m मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? 2। भाई इस टाइम पे अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो कैपिटल M की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास? 2। ठीक है। अब बच्चों आप डेफिनेशन को समझो। अब देखो भाई हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए हमारे पास कैपिटल M मोलैरिटी के बराबर। अब इसके बाद देखो मास ऑफ, या पहले वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है?
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 1 लीटर। भाई हम टर्म ही यही लिखते हैं, एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये एम मोल्स कितने में डिजोल्व हैं? 1 लीटर के अंदर। तो इसका मतलब अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर है। अब आप पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखो। देखो जो हमारे पास टर्म है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू में क्या आ रहा है? 1000। ये फॉर्मूला आता है किसका? मोलैलिटी का। भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमारे को पता है, वो किसके इक्वल हैं? कैपिटल एम के। अब हमें क्या चाहिए? पहले मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या चाहिए? ग्राम। तो भाई हमें क्या करना है? सॉल्वेंट का मास निकालना है किसमें? ग्राम में। तो देखो ये करने के लिए सबसे पहले आपने लास्ट टाइम भी टर्म पढ़ी थी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। लेट जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो स्मॉल डी है और ये इक्वल आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। भाई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। तो देखो डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो D इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूशन के। तो भाई यहाँ से हमारे पास टर्म देखो क्या आ रही है कि भाई जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल आ रहा है D इंटू में 1000। देखो ये यूनिट, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप यही लिखते हो ना, D ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यूनिट पीछे क्या बचेगी? ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने ये पढ़ा भी था कि भाई जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के। तो अब इस केस के अंदर मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ रहा है? D इंटू में 1000 ग्राम। अब देखो अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लूँ तो यहाँ से अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर रहे हैं, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, देखो मोल्स कितने हैं? m। तो m इंटू में m2। m2 क्या था? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप इसको वहाँ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। देखो हमारे पास जो स्टेटमेंट हमने यहाँ साइड में लिखी थी, 2 मोल्स ऑफ H2SO4, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 इज डिजोल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो भाई 2 मोल का मास कितना होगा? 1 मोल का मास तो होता है 98 H2SO4 का, और इसको आप क्या लिख रहे हैं? M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में M क्या है? यहाँ पे कैपिटल M क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, जो क्या आ गया? 2। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा? M इंटू में M2। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रहा है हमारे पास? D इंटू में 1000 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है? M इंटू में M2 प्लस क्या आ जाएगा अपने पास? ये मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अपने पास ये इधर आके माइनस हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा हमारे पास D इंटू में 1000 माइनस M2, यूनिट आ जाएगी साथ में ग्राम। तो भाई यहाँ से मास आ गया। अब देखो मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए थे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो किसके बराबर हैं? मोलैलिटी के। अब मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब इसके बाद ये वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो मोलैलिटी और मोलैलिटी के अंदर रिलेशन आ जाएगा। देखो मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m
ये इक्वल आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल है? कैपिटल एम के, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है? 1000 इंटू डी माइनस m2 इंटू में क्या आ जाएगा? 1000। तो ये मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन है। आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो अगर आपको डेंसिटी की वैल्यू पता है। ठीक है बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ से डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें एक रिलेशन बनता है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। हम ये मास ऑफ सॉल्वेंट रखते हैं, ये यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट हम पहले कर रहे हैं मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। अब देखो, लेट जो पहले हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन XA जो है ये किसके इक्वल था? N। लेट हम मान लेते हैं कि मिक्सचर दो सब्सटेंस का है, A और B का, तो XA किसके इक्वल आएगा? NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, हमने अभी लिखा था। ठीक है, अब अगर हमारे को टर्म में उसने ये कहा हुआ है कि जो मोलैलिटी है, अगर मान लो वो ये हमारे को ये कह रहा है m इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या थी? मोलैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सोलवेंट, पर केजी ऑफ सोलवेंट। भाई कितने मोल्स डिजोल्व हैं किसके? सोल्यूट के पर केजी ऑफ सोलवेंट के साथ। तो अब अगर आपको उसने ये कह दिया कि भाई हमारे पास m मोलल सॉल्यूशन है, m मोलल सॉल्यूशन है, तो भाई m मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है यहाँ पे स्मॉल m। भाई m मोलल का मतलब मान लो कि कोई ये कह दे कि 2 मोलल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 मोल डिजोल्व हैं 1 kg सोलवेंट के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर हैं? मोलैलिटी के। मास ऑफ सोलवेंट कितना है? 1000 ग्राम। ये जब हमने लास्ट टॉपिक के अंदर जब हम मोलैलिटी पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमेशा मोलैलिटी फाइंड करते हुए मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना लेके चलोगे आप? 1000 ग्राम। तो अब इस केस के अंदर अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है? स्मॉल m के, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट स्मॉल m के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। मान लो कि ये सोल्यूट है तो ये क्या होगा? सोलवेंट। तो अब सोलवेंट का मास कितना है? 1000 डिवाइडेड बाय में क्या कर देंगे? कैपिटल M1, और कैपिटल M1 हम क्या लेके चल रहे हैं? मोलर मास ऑफ सोलवेंट। भाई मोलर मास ऑफ सोलवेंट आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से अब मास बाय मोलर मास कर दोगे तो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा किसमें? मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में। भाई अगर मान लो मोलैलिटी का क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो पूरा सोल्व करने की बजाय आप डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो और आप आंसर फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है।
अब देखो भाई, कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैरिटी को। अभी हमने इसमें लिखा कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो किसके इक्वल आ रहा था, कैपिटल M इंटू M2 के। कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा था मोलैरिटी और M2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अभी हमने ये टर्म डिफाइन करी थी, फिर हमने निकाला था कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा था। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो अभी हमने काउंट करा था 1000 D माइनस कैपिटल M M2। 1000 D माइनस कैपिटल M M2 ये हमारे को क्या बता रहा था, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी की जब डेफिनेशन को जब हमने पहले सॉल्व करा था तो हमारे पास ये दो टर्म आ रही थी। अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। भाई अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट तो ये है, या आप सीधा यहाँ पे ये रख सकते हो, कैपिटल M जो है ये हमारे को क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारे पास कैपिटल M आ गया, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। भाई ये तो आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो क्या आ जाएगा, 1000 D माइनस कैपिटल M M2 डिवाइडेड बाय में M1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसमें, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के अंदर रिलेशन का। जो कैपिटल M है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैरिटी को, ठीक है, और जो M1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और M2 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये तीन रिलेशन है, ये बहुत यूज़फुल है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।